बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आबदा लतीफ़। आज हम आईसीएस पार्ट 2 में डेटाबेस पे बात करेंगे। डेटाबेस सिस्टम फ़ाइल बेस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको ख़त्म करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछले लेक्चर में हमने फ़ाइल बेस सिस्टम पे बात की कि अगर एक स्टूडेंट किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसकी फ़ाइल्स मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में रखी जाती हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे रखी जाती हैं। उस वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, यानी एक ही एंटिटी का डाटा था लेकिन उसे मुख्तलिफ़ जगहों पे रखा जाता था, जिस वजह से स्टोरेज का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। यानी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी उसके लिए चाहिए होती थी, क्योंकि एक ही एंटिटी का डाटा दो मुख्तलिफ़ या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ़ जगहों पर रखा जाता था। अब हम बात करते हैं डेटाबेस की। तो डेटाबेस एक लॉजिकली रिलेटेड डाटा है। डेटाबेस सिस्टम में फ़ाइल्स को लॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। फ़ाइल्स में जो कि डिफरेंट टाइप का डाटा होता है, जैसे अगर फ़ाइल सिस्टम में देखें तो बहुत सारी फ़ाइल्स हैं और एक एंटिटी की एक से ज़्यादा फ़ाइल्स बन जाती हैं जिन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पे स्टोर किया जाता है। तो डेटाबेस सिस्टम में जितनी भी फ़ाइल्स होंगी उन सबको आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर दिया जाएगा और फिर उन फाइल्स को इस वे में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा कि उस पे प्रोसेस करना और फिर वहाँ से डाटा को एक्सेस करना ज़्यादा आसान हो सके। अब डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने के बहुत सारे तरीक़ाकार होते हैं। बेसिक जो हैं वो 3 हैं, एक सीक्वेंशनल है और एक रैंडम है और एक इंडेक्स्ड सीक्वेंशनल है। तो हम इसमें से जिस तरीक़ाकार से भी चाहें डेटाबेस में फ़ाइल्स को अरेंज कर सकते हैं। अब डेटाबेस की एग्जांपल देते हैं कि एक बैंक में किस तरह का रिकॉर्ड रखा जाएगा क्लाइंट्स के हवाले से। उन क्लाइंट्स का सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, उनका करंट अकाउंट भी हो सकता है और क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। अब ये डिफरेंट किस्म की फ़ाइल्स हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ रिलेट कर दिया जाएगा और ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाएगा ताकि टाइम आने पे यहाँ से इजीली डाटा को एक्सेस किया जा सके और इस डाटा में किसी भी किस्म की चेंजिंग्स की जा सकें। जैसे कि अगर कोई क्लाइंट अपना एक नया क्लाइंट आ जाए तो उसको ऐड करना पड़ जाए, पहले से मौजूद क्लाइंट ने अगर वो अकाउंट बंद करना हो, बैंक छोड़ना हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं। डेटाबेस सिस्टम हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इन फैसिलिटीज़ की वजह से ही इसे अहमियत दी जाती है फ़ाइल बेस सिस्टम पे। यानी फ़ाइल बेस सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम करने के लिए ये डेटाबेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अभी हमें क्या फ़ैसिलिटी देता है कि हम नई फ़ाइल डेटाबेस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पहले से मौजूद फ़ाइल हो उसमें नया डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग फ़ाइल मौजूद है वहाँ से डाटा हम ले सकते हैं, वहाँ मौजूद डाटा को हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि फ़ाइल सिस्टम में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड पहले उसके डिपार्टमेंट में मौजूद है, फिर वहाँ से लाइब्रेरी में जाता है, एक लाइब्रेरी फ़ाइल उसकी बनती है। तो अगर स्टूडेंट का एड्रेस या फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है तो एक जगह पे तो चेंजिंग हो जाएगी, लेकिन उसकी तब्दीली दूसरी जगह पे पॉसिबल नहीं थी। इस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा था, इंटीग्रेट नहीं था डाटा, एक्यूरेट नहीं था। लेकिन डेटाबेस सिस्टम में हम डाटा को इजीली अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और जो फ़ाइल में से डाटा को, स्पेसिफ़िक डाटा को डिलीट कर सकते हैं, प्लस हम पूरी की पूरी फ़ाइल भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये कुछ ख़ुसूसियात थीं जिन वजह से डेटाबेस सिस्टम को ज़्यादा तरजीह दी जाती है फ़ाइल बेस सिस्टम पे। डेटाबेस के बाद हम बात करते हैं डेटाबेस सिस्टम की। डेटाबेस सिस्टम डेटाबेस में हम लॉजिकली फ़ाइल्स को कनेक्ट करते हैं, जबकि डेटाबेस सिस्टम जो है कलेक्शन है वो डाटा की और प्रोग्राम्स की। डाटा जो हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे और प्रोग्राम्स जो उस डाटा को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम कंप्यूटर बेस ये रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है और इसका जो मेन पर्पस है कि हम डाटा को मेंटेन रख सकें और इसको यूज़र को प्रोवाइड कर सकें जब इसकी ज़रूरत हो। अब चूँकि हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक सिस्टम कुछ कंपोनेंट्स के मिलने से ही बनता है। अब डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए ऑफ़ कोर्स हमें सबसे पहले डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो इसको मैनेज करेगा, हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और
डाटा होगा, हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर होना ज़रूरी है। इसके बाद पर्सनल यानी कुछ यूज़र्स का होना भी ज़रूरी है जो उस डाटाबेस को मैनेज कर रहे होंगे प्लस उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो ये डाटाबेस सिस्टम है, वो सिस्टम जो डाटाबेस को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाटाबेस सिस्टम में डाटा भी होगा और डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स भी होंगे जो हमारे डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब हम इन कंपोनेंट्स को थोड़ा डीपली स्टडी करते हैं। डाटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स पे बात करते हैं। सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हमें डाटा की ज़रूरत है। डाटा चूँकि फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो किसी एंटिटी से रिलेटेड इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उन्हें डाटाबेस में स्टोर किया जाता है। तो डाटा जो है वो एक बेसिक कंपोनेंट है डाटाबेस सिस्टम का। चूँकि डाटा होगा तभी हम इससे डाटाबेस क्रिएट कर सकेंगे। अब डाटाबेस का बेसिक पर्पस क्या है कि हम डाटा को स्टोर करें, मेंटेन करें और प्रोसेस करें यूज़र के लिए। अब जब डाटा हमने इकट्ठा कर लिया प्रॉपर, अब हम एक सिस्टम बनाने जा रहे हैं। डाटा हमने इकट्ठा कर लिया। डाटाबेस सिस्टम के लिए जब हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया तो उसके बाद हमें जिस कंपोनेंट की ज़रूरत है वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी कि फ़िज़िकल कंपोनेंट्स, यानी कि मशीन जिसे हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे इनपुट के लिए कीबोर्ड माउस, आउटपुट के लिए मॉनिटर लिखते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा स्टोरेज के लिए हमें फ़िज़िकल कंपोनेंट चाहिए और प्रोसेस करने के लिए भी फ़िज़िकल कंपोनेंट चाहिए। तो डाटाबेस सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है। हार्डवेयर कौन कौन से? सेकेंडरी स्टोरेज जिसे परमानेंट स्टोरेज कहा जाता है, जिस पे हम डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, यूएसबी, ये सारी चीज़। इसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर अगर हमें ज़रूरत है तो उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद प्रोसेसर चाहिए होता है जो उस स्टोर किए गए डाटा के ऊपर प्रोसेस परफॉर्म करेगा, और उसके अलावा हमें मेन मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो डाटाबेस कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले डाटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके बाद हार्डवेयर का सेटअप लिया जाता है। जब डाटाबेस सिस्टम में हार्डवेयर लगा लिया हमने तो उस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी, एक प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जिसे कंप्यूटर यूज़ करता है एक डाटाबेस सिस्टम के अंदर। यानी कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ऑपरेट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है डाटाबेस सिस्टम के अंदर, उसे DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। इसमें बेसिकली 3 तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे OS कहा जाता है, दूसरे नंबर पे DBMS है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और थर्ड पे है एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके नाम से ही आइडिया हो रहा है कि सिस्टम को ऑपरेट करना। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये हमारे सिस्टम में नहीं होगा तो हमारा सिस्टम किसी काम का नहीं होगा। हार्डवेयर कंपोनेंट्स यानी ये एक इनिशियल सॉफ्टवेयर है, अगर ये हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल होगा तो ही हमारा सिस्टम और इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स वर्क कर सकेंगे। जैसे कि विंडोज़, अगर हमारे सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल ना हो तो हमारा सिस्टम यानी कि जो हार्डवेयर है वो किसी काम का नहीं होगा। तो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को ऑपरेट होने के लिए और जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं उनको ऑपरेट करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास। ये सॉफ्टवेयर तो है हमारे सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद हम अपने सिस्टम पे चूँकि डाटाबेस को मैनेज कर रहे हैं तो उस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम चाहिए जिसे DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे डाटाबेस को मैनेज करेगा। सबसे पहले तो वो उसे क्रिएट करेगा और फिर उसके बाद उसको मैनेज करेगा। तो डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, अप टू डेट रखने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है उसे DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। जो कि इनके नाम से पता चल रहा है ये सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए है और ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि डाटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम। उसके बाद थर्ड पे है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम कहा जाता है स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को जो मखसूस कामों के लिए बनाए जाते हैं, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम जिस काम के लिए बनाया जाता है उसे सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो कि डाटाबेस में मौजूद डाटा को एक्सेस करने के लिए और उस पर प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
ठीक है। तो ये 3 तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस सिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, और ये डेटाबेस में मौजूद डाटा को एक्सेस करने के लिए और इस पर प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का वो है पर्सनल। वो लोग जो रिलेटेड होते हैं डेटाबेस सिस्टम के साथ उन्हें कहा जाता है। अब डेटाबेस सिस्टम के साथ कोई एक बंदा रिलेट नहीं कर रहा होता, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जिसमें ये कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं, जिसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है और एंड यूज़र है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली ये वो पर्सन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा पूरे के पूरे डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करने के लिए। चूँकि ये एडमिनिस्ट्रेटर है और पूरी डेटाबेस का है, तो ये पर्सन पूरे डेटाबेस के सिस्टम को मैनेज कर रहा होगा, उसको लुक आफ्टर कर रहा होगा, यानी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है। इसके बाद है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर में बताया कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि डाटा को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर प्रोसेस करने के लिए। तो वो पर्सन जो उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को क्रिएट करेगा उसे एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहा जाएगा। ये पर्सन है जबकि वो सॉफ्टवेयर था। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को राइट करेगा, फिर उन प्रोग्राम्स के ज़रिए डेटाबेस में मौजूद डाटा को एक्सेस किया जाएगा और उस पर डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। नेक्स्ट है एंड यूज़र। एंड यूज़र वो पर्सन्स होंगे जो उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करेंगे और डेटाबेस को यूज़ करेंगे डिफरेंट और फिर इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस डेटाबेस पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये पूरे के पूरे डेटाबेस को मैनेज कर रहा होगा, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को राइट करेगा। और एंड यूज़र वो पर्सन्स होंगे जो इन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए डेटाबेस में मौजूद डाटा पे डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इन एंड यूज़र्स में क्लर्क्स आ जाते हैं, कोई मैनेजर आ सकता है, कोई डायरेक्टर आ सकता है और एट द एंड हम यूज़र्स भी आ सकते हैं क्योंकि हम इस डाटाबेस को यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने अपने डेटाबेस सिस्टम को डिस्कस किया। चूँकि सिस्टम की बात हो रही है तो सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट था वो डाटा, हमें डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की 3 कैटेगरीज थी। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था, DBMS सॉफ्टवेयर था और एप्लीकेशन प्रोग्राम था। और इसके बाद पर्सनल में यूज़र्स आ जाते थे, वो पर्सन थे जो इस सारे को मैनेज करते थे और इसको यूज़ भी करते थे, जिसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्रामर और एंड यूज़र्स शामिल थे। अब हम ये देखते हैं कि डेटाबेस सिस्टम के ऑब्जेक्टिव यानी कि इसके मकासद क्या हैं, क्यों फ़ाइल बेस सिस्टम को छोड़ के डेटाबेस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। फ़ाइल बेस सिस्टम में हमने देखा था कि एक ही एंटिटी का डाटा डिफरेंट फाइल्स में स्टोर किया जाता था जो कि डिफरेंट जगहों पे रख दिया जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब जो फाइल सिस्टम में हमें फिर डाटा कलेक्ट करना पड़ता था तो उन मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना पड़ता था और सम टाइम ये भी होता था कि एक जगह पे चेंजिंग्स हो जाती थी डाटा में और दूसरी जगह पे नहीं होती थी। तो डाटा इंटीग्रेशन ये सबसे पहला मकसद है डेटाबेस का। इंटीग्रेट का मतलब होता है मिलाना। तो जब मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स को एक दूसरे के साथ रिलेट कर दिया जाएगा, जो सेपरेट फ़ाइल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ मिला दिया जाएगा, तो उन मिली हुई फ़ाइल्स से डाटा को एक्सेस करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट फ़ाइल है और दूसरी लाइब्रेरी फ़ाइल है, अगर इन दोनों फ़ाइल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो जब एग्ज़ाम कार्ड बनाया जाएगा तो इन फ़ाइल से डाटा को ले लिया जाएगा। अलहदा से हमें फिर एग्ज़ाम कार्ड बनाने के लिए अलहदा से फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्हीं दो इंटीग्रेट की गई फ़ाइल से डाटा को एक्सेस कर लिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है रिलायबल और एक्यूरेट। फ़ाइल सिस्टम में डाटा रिलायबल नहीं था, एक्यूरेट नहीं था। इसकी वजह क्या थी कि जब एक फ़ाइल में चेंजिंग की जाती थी तो ये पॉसिबल नहीं होता था कि वो उस एंटिटी की फ़ाइल जहाँ जहाँ पे स्टोर है मुख्तलिफ़ जगहों पे वहाँ पे भी उसमें चेंजिंग्स की जा सकें। तो डेटाबेस सिस्टम में चूँकि फ़ाइल्स को लॉजिकली कनेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ का डाटा ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल है, क्योंकि जब एक जगह पे तब्दीली की जाएगी तो वो सब जगह पे डाटा तब्दील हो जाएगा। नेक्स्ट है डाटा इंडिपेंडेंस। फ़ाइल सिस्टम में हमने देखा कि जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम पे डिपेंड करता था। अगर डाटा में चेंजिंग आती थी तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में भी करनी पड़ती थी, अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम में आती थी तो
डाटा में भी चेंजिंग करनी पड़ती थी, जबकि डेटाबेस सिस्टम में डाटा जो है वो इंडिपेंडेंस है, मतलब कि डाटा एप्लीकेशन प्रोग्राम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं जिस वजह से डेटाबेस सिस्टम यूज़ किया जाता है फाइल बेस सिस्टम की जगह पे। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब। अल्लाह हाफिज़।